दिस पॉइंट, दिस इज़ आदिति पांडे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आगे का चैप्टर, हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर आप रैंडमली ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुदाल और हल। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। अभी तक हमने गीली ज़मीन के बारे में पढ़ा है। अब हम सूखे आंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटकर झूम कृषि पर केंद्रित करेंगे। वैसे कल हमने ये भी जाना था कि झूम कृषि क्या होती है। अच्छा, आप लोगों को पता है झूम कृषि को ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो अगर ये दोनों ही वर्ड्स आते हैं या इनमें से कोई एक भी आता है तो उसका मीनिंग यही होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, ये जानते हैं बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो कि भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में काफ़ी सालों तक इन्होंने काफ़ी योगदान दिया और वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली का शल्य चिकित्सक भी रहे हैं। वर्तमान में कोलकाता, जिसे कलकत्ता कहते थे उस टाइम पे, अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी भी रहे, यानी उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए थे। तो अगर बुकानन के बारे में पूछता है तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की ज़िंदगी इस प्रकार से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। इसका अर्थ ये है कि उस टाइम पे पहाड़ी लोग ये सारे कार्य करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल झूम कल्टीवेशन होता था वहाँ पे, फिर खाद्य बटोरना, यानी कि जैसे कुछ फल फ्रूट्स, केसर जैसे पहाड़ी इलाकों में होते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को बटोरना उनका एक अलग ही बिजनेस। फिर काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों इत्यादि ये कार्य इनके होते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर वे लोग बराबर मैदानों पर आक्रमण करते जहाँ पर किसान बस कर एक स्थान पे अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानी में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इस प्रकार व्यापारी लोग इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु इन्हें कुछ पथ कर दिया करते थे। अब देखिए, जैसे कि लोग पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनसे जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। अब पहाड़ों पे कोई हॉस्पिटल तो बनाएगा नहीं, मतलब अब बन जाता है काफ़ी आसानी से, बट उस टाइम पे तो पहाड़ों पे ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी। अगर आप इस टाइम भी किसी गांव में चले जाते हैं जो बहुत ही अंदर हो, तो आप देखेंगे वहाँ कोई सुविधा नहीं है। एक दुकान, एक मेडिकल स्टोर तक नहीं है कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो आप जाके कुछ एक दवा रेफ़र कर लें ताकि एटलीस्ट सुबह तक वो इंसान की हालत और न बिगड़े। तो तुरंत हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है और ऐसी अफरा तफरी में ही बहुत सारी जानें चली जाती हैं। तो पहाड़ों पे भी तो यही होता है, एक तो खतरा भी है, ठीक है। जैसे शहर में क्या है, 12 बजे तक आप लोगों को दिख जाएगा चहल पहल, गाड़ी आती जाती दिखेंगी, कुछ दुकानें भी खुली रहेंगी, कुछ तो 24/7 मेडिकल स्टाफ भी होते हैं, वो भी दिखेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको शहर में दिखेंगी। जैसे अगर आप किसी शहर पे जाते हैं घूमने, ठीक है, जो सिटी हो थोड़ा, तो आप देखेंगे वहाँ 12-1 बजे तक सब लोग जगे हुए हैं, चहल पहल है, ऐसा मतलब सुनसान एरिया नहीं है। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो 8-9-7 बजे अंधेरा होते ही बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो एक तो क्राइम भी होगा, ठीक है, ऊपर से पहाड़ी रास्ते से आतंकवादी भी आ सकते हैं, आक्रमण हो सकता है। तो उन लोग के पास ना एक तो सुरक्षा का अभाव रहता है, ऊपर से सुविधाओं का अभाव रहता है। तो ऐसे में उन्हें जो भी
लैंड पे काम करने वाले व्यापारी हैं वो उन पर अपनी थोड़ी सी डोमिनेंसी दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा से दिखाई जा रही है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। वो दिखाते हैं ताकि जैसे अब उन्हें कमाने के लिए कई सारे जरिया चाहिए ना, तो वो उनसे अपने पथ, अगर वो लोग पथ से होके जा रहे हैं तो पथ कर वसूलते हैं, फिर दहशत दिखाने के लिए उन पे आक्रमण करते हैं ताकि वो लोग ऐसे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा न दें। जैसे क्या होता है, कुछ पहाड़ियों से मिलके कुछ बिज़नेस जो बिज़नेस करते हैं मैदानी इलाकों में, वो पहाड़ियों से मिलके, मान लीजिए केसर का बिज़नेस पहाड़ों पे हो रहा है, अब मैदानी इलाकों पे ही उन्होंने केसर उपलब्ध करा दिए, तो जो पहाड़ियों पे है कोई क्यों जाएगा पहाड़ी पे सामान लेने? क्या कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना। जब आपको मैदानी इलाकों में ही मिल जाएंगे तो फिर आप क्यों जाएंगे पहाड़ी इतना चढ़ के? दिक्कत भी होगी, कोई सुविधा भी नहीं है, गाड़ी भी मान लीजिए नहीं जा सकती, तो इसलिए वो अपनी डोमिनेंसी को दिखाते थे। इस प्रकार कुछ ले देकर शांति संधि होती थी और लंबे समय तक, लेकिन ये चल नहीं पाती थी। यह 18वीं के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई, सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने परती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल भी पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। झूम कल्टीवेशन क्या होता है ना, जैसे उसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है ना, कि एक लैंड है, अब उसमें आग लगी है तो उसे फिर 2 सालों तक खेती करके फिर उसे छोड़ दिया गया। परंतु जो स्थायी खेतियाँ होती हैं उनसे प्रॉफिट तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उनमें आप हमेशा फसलें बो सकते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के फिर कहीं और जाना है। तो इसलिए लोग ज़्यादा रेफरेंस इसी को दे देते, और अंग्रेज़ भी, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे बिज़नेस करने आए थे, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करने जाते हैं ना, तो जैसे देखिए, अगर आप घर पे चाउमीन या कोई भी ऐसा डिश बाहर का बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए चाउमीन को ही हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो अगर आप उसे घर में बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से सब्जियों को धो के, बॉयल करके अच्छी तरीके से बनाएंगे ना, साफ़ सफाई हाइजीन का पूरा ध्यान रखेंगे, देखेंगे मसाले वो डालेंगे जो अच्छे हों, वो जो सिरका आता है ये सब नहीं डालेंगे ताकि गला न जले, जो आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका, जैसे आपने सुना होगा ना, मम्मी कहती हैं चाउमीन खाने के बाद उनका गला जल रहा है, तो इट्स अ नॉर्मल एग्जांपल कि आप अगर घर पे बनाते हैं तो घर के चाउमीन से किसी का गला नहीं जलता, क्योंकि हम उनमें वो चीज़ें डालते ही नहीं हैं। हम लोकल सॉसेस नहीं डालेंगे, हम किसान का सॉस डालेंगे या कोई अच्छा देख के कि हाँ वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और पौष्टिक भी हो। लेकिन अगर आप कहीं जाके ख़रीद रहे हैं तो आप उनसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम आपको, अगर 10 या 20 रुपए में आपसे चाउमीन ले रहे हैं तो आप हमें सब कुछ दो, न्यूट्रिशन भी दो, टेस्ट भी दो, हेल्थ भी दो, हाइजीन भी दो, प्रॉपर वे भी दो। तो ये सारी चीज़ें कैसे दे सकता है? कोई दे सकता है बट उतना उसे प्रॉफिट नहीं होगा। और जब कोई बिज़नेस करने आता है तो बिज़नेस का एक ही रूल होता है, प्रॉफिट। जैसे कहा जाता है ना कि कानून सबूतों के सिवा और किसी की नहीं सुनता। सबूत भले ही किसी बेगुनाह को सज़ा दिलवाने के लिए दिए जा रहे हों, परंतु अगर वो सबूत हैं और एक पुख्ता सबूत हैं तो उन्हें मानना मजबूरी हो जाती है जज की। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी ये एग्ज़ाम्पल हमने आपको दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। अब पहाड़ियों को ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि आप यहाँ से चले जाइए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। हम किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई चीज़ ख़राब है, अगर आपके घर का कोई एक मेंबर ख़राब है, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो चोरी करना स्टार्ट कर दिया है बचपन में, तो आप उसे सुधारेंगे ना, उसे घर से निकाल तो नहीं देंगे ना। आप उसे सोचेंगे कि हाँ सुधारते हैं, हमारे घर का मेंबर है, हिस्सा है हमारे घर का, और यही होना भी चाहिए, हमें उसे अच्छे से सुधारना चाहिए, अच्छी सीख देनी चाहिए, तो वो सही हो जाएगा। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि पहाड़ियों को क्रूर नीति अपना के हटा देते हैं, मार पीट के भगा देते हैं, उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाते हैं और ऐसे गुंडेगिरी दिखाते हैं। आगे चलते हैं। एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था
जिसके अनुसार जैसे भागलपुर में कलेक्टर अगस्टस क्विलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। तो अब एक कलेक्टर आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहीं आईएएस बन के जाते हैं, हम लोग आईएएस कहीं बन के जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे ना कि हमारे स्टेट और जो मान लीजिए कोई और स्टेट है, इन दो स्टेटों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, तो हम सोचेंगे ना कि कोई एक अच्छी सी शांति स्थापना संधि करवा देते हैं इनके बीच ताकि कोई लड़ाई ना हो। तो इन्होंने भी वही कोशिश की कि ठीक है, आप कुछ पैसे ले लो, भत्ता आपको मिलेगा, परंतु कोई भी भगदड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे यह भी आशा की गई थी कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और लोगों को अनुशासन में रखेंगे। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैधानिक मुखिया माना जाने लगा। अब देखिए, जहाँ सालों से कोई एक कुरीति चली आ रही हो ना, तो जब आप उस कुरीति को कह देंगे अचानक से कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको ही हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो सालों से चली आ रही है, लोगों को उसकी आदत हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर कहा जाता है ना कि घर में लड़कियां ज़्यादा दखल नहीं देती, कैसा करेगी तो क्या कहेंगे लोग कि इसकी शादी करके हटा दो, बहुत बोलने लगी है, ज़बान बिल्कुल कैंची जैसी चलने लगी है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये कुरीति बनी हुई है ना कि हमारा देश पितृसत्तात्मक देश है, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, हमारे देश में पुरुष ही सारे फैसले लेते हैं और घर के लड़कियां तो फैसले नहीं ले सकती। मतलब कोई आवश्यक कार्य हो, अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो जैसा कहा जाता है ना, अगर कोई भी आप ऑपरेशन या कोई भी चीज़ इनिशिएटिव को लागू करते हैं तो सबसे पहले उसका असर गांव में देखना चाहिए। अगर किसी भी लागू की गई चीज़ का असर गांव में है, उस चीज़ ने जो भी हमें रिज़ल्ट, उससे एक्सपेक्टेशंस जो भी थी, हम जो भी चाहते थे कि हाँ हम ये नियम लाएंगे तो ये परिवर्तन होगा, अगर वो परिवर्तन गांव में दिख रहा है ना, तो समझ जाइए कि आपकी मेहनत सफल हो गई। परंतु यदि वो परिवर्तन गांव में नहीं दिख रहा है, छोटे शहरों में नहीं दिख रहा है, तो फिर आपकी मेहनत सफल नहीं हुई। क्योंकि बड़े शहर के लोग तो एजुकेटेड हैं, उन्हें मोल्ड आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, उन्हें आप समझाएंगे, अगर वो कोई चीज़ गलत भी कर रहे हैं तो वो समझ जाएंगे और फिर उस चीज़ के प्रति लाइटली देखेंगे। जैसे आप अभी मुंबई, दिल्ली, इन सब जगह पे देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सारे लोग अपने फैसले ले सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। काफ़ी बोल्ड सोच है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ब्रॉड माइंडेड होते हैं वो लोग, और ये अच्छी चीज़ भी होनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है एक्चुअली में। बट अगर आप छोटे शहरों में देखेंगे तो आपको इससे चीज़ें अभी भी देखने को नहीं मिलेंगी, और कुछ जगह तो इससे भी कहीं ज़्यादा बदतर स्थिति है। तो हम इसके आगे से कल फिर से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।